नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो आज लोकसभा में राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इस बीच हिंदुओं पर दिए गए बयान से सदन में हंगामा मच गया। इसके साथ ही सदन में विभिन्न मुद्दों पर बात की। जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। Need students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. That the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. उधर भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है और देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। वहीं इसको लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेजों के कानून और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, आप सभी जानते हैं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था उनको ठीक किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा।
ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। उधर खटीमा के सभी थाना क्षेत्रों में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस की ओर से जन जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को नए कानूनों को लेकर जागरूक किया गया। आज से हमारे जो है इंडिया में नए जो कानून है जिसका नाम BNS है, BNSS है और BSA 2023 ये लागू हो रहा है। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक जो है जागरूकता कार्यक्रम, एक अवेयरनेस कैंप करवाया है जिससे लोगों को अवेयर हो जाए कि हमारे जो नए कानून हैं आज से लागू हो रहे हैं। इसमें हमने आसपास के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया है, उनको मैसेज दिया है और इस तरह के भी और अभियान भी किए जाएंगे इन द कमिंग पीरियड है। तो अभियान है हमने जो है पूरे खटीमा सर्कल, नानक मत्ता, जनकैया और खटीमा इन तीनों थानों में करवाया है। इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशन से। उधर आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर उत्तराखंड के सभी दायित्वधारी राज्य मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। वहीं बैठक को लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी गई। लोकसभा की चुनाव के बाद ये विजय की जो है वो प्रथम बधाई एक संदेश भी था, उसमें बैठक भी हुई। सब दायित्वधारियों ने और सभी संगठन के लोगों ने मिलकर जो ये पांचों की पांचों लोकसभा जीत दर्ज कराई। इसके लिए हम सब लोग मिले और साथ में सरकार, संगठन और जो हमारे दायित्वधारी हैं वो मिलकर आने वाले समय में एक योजना के तहत हम जो जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे और संगठन और सरकार का जो समन्वय है वो है दायित्वधारी। तो इसको लेकर एक बैठक हुई और आने वाले समय में आपको और दिखेगा कि जनता के बीच में जो है वो जो दायित्वधारी हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता को कहीं ऐसा ना हो कि जो मालूम ना हो उनको भी वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उधर आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए चर्चा की। वहीं वापस उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से राज्यों को विशेष लगाव और सहयोगात्मक रवैया मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी ज़रूरत थी वो सब केंद्र की सरकार ने दी हैं। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जाए और जो नई योजनाएं हैं जहाँ पर हमको अड़चनें आ रही हैं बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है लेकिन आज तक धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखा। जी का दौरा, जो दिल्ली दौरा होता है वो अच्छा रहे लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं। राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है, प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी। उसके लिए कहीं पर कोई पैसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। और जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं, चाइना बॉर्डर लगता है, उन सड़कों के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो समय पर काम पूरे हो जाने चाहिए उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
उधर देहरादून में नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की। वहीं इस दौरान 25 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया और इसके अलावा आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी और रिमोट क्षेत्र में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हें भी आज सम्मानित किया गया है। सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये 1991 से शुरू हुआ हमारा डॉक्टर्स डे में हम लोग हर वर्ष जो चिकित्सक हैं, जो अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं, अनेकों काम कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो यहाँ संस्था के द्वारा जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड से अनेकों ऐसे चिकित्सकों को बुला के यहाँ सम्मानित किया, मैं निश्चित रूप से संस्था को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर्स जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो पर्वतीय अंचलों में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी आप जानते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ देहरादून में बहुत हो सकते थे, अनेकों लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा सकता था, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, लेकिन सभी क्षेत्रों से डॉक्टर्स को बुला के सम्मानित किया गया, एक अच्छी पहल है। आज देखिए डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी प्रवेश कर चुका है मेडिकल साइंस में भाई बहुत बड़े तौर पे, तो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर्स, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो सेवा विस्तार है 60 से 65 साल अभी कर दिया है। इसमें इस बार हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कहने में खुशी भी हो रही है कि जो अभी हमारी डीजी रिटायर्ड हैं उन्होंने भी आवेदन कर दिया है कि मैं रिमोट जिले में जाके काम करना चाहूँगी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को यही संदेश है कि जो आपने पढ़ाई करी है और जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, सबका एम यही होता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और मरीजों की सेवा करूं। तो जो सुख आपको ठीक हुआ मरीज देगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो गरीब मरीज होगा, पहाड़ का परेशान मरीज होगा, वो तो आपको खुद अंदर से लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और सिर्फ शहरों में रह के अपनी सुख सुविधाएँ आप के चक्कर में रहेंगे, पैसों के चक्कर में रहेंगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं खलेगा। और जो पहाड़ में सुख मिलेगा वो ऐसा आपको जो सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो कहीं नहीं करा है। उनकी मेहनत पर कैसे वो यहाँ पे उत्तराखंड में रहकर इतनी सर्जरीज करते हैं, पहाड़ों में ऊपर जाके सर्विस करते हैं, बिना थके पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। और बाकी बात कैंप्स भी करे हैं, आयरन कैंप्स भी करे हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। एंड हम एज अ फार्मा कंपनी फुल सपोर्ट करते हैं सारे डॉक्टर्स को। उधर आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल 10 जुलाई को उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए मतदान होने वाला है, जिसके चलते अब उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची तैयार कर ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने मतदाताओं के बारे में बात की। आयोग द्वारा 10 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसमें नियम अनुसार सभी कार्रवाई करते हुए इलेक्टोरल रोल को भी नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जब तक एप्लीकेशंस आती हैं उसके अनुसार प्रोसेस करते हुए अब हमारे पास फाइनल संख्या आ चुकी है मतदाताओं की। और बद्रीनाथ अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर लगभग 1,02,145 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि यदि महिलाओं की बात करें तो 49,658 हैं, पुरुष मतदाता 52,485 हैं और यदि आप थर्ड जेंडर की बात करें तो कुल 2 मतदाता इस प्रकार के हैं। पीडब्ल्यूडी की संख्या लगभग 994 है और 85 प्लस हमारे 732 हैं। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा जो है, मंगलौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर हमारे पास 1,19,930 मतदाता कुल हैं, जिसमें से कि 26 थर्ड जेंडर के हैं, फीमेल्स हैं लगभग 56,617 और मेल्स हैं 63,287। तो वहीं आपको बता दें उपचुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनावों को लेकर हमारे नेता धरातल पर हैं और हम उपचुनावों में पूरी मेहनत कर रहे हैं।
विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं, सीनियर नेता हैं, जैसे आज माननीय यशपाल आर्य जी मंगलौर में हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बद्रीनाथ विधानसभा है और मंगलौर में हरीश राव जी हैं, वो काम कर रहे हैं, अन्य वरिष्ठ नेतागण भी काम कर रहे हैं और बद्रीनाथ विधानसभा में गणेश गुडियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, जीतराम जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, भुवन कापड़ी जी हैं, सुमित अवधेश जी हैं और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी का लगातार 3 दिन का वहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।